नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और शाम के 6 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मेरा गांव मेरा देश का और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का अगर रुख करें तो सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की कक्षाएं जो हैं वो उसके रिजल्ट आ गए हैं और पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान हासिल किया है और उनको लो है लगातार हरियाणा सरकार योगदान देती हुई नजर आ रही। आपको बताएं, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के साथ साथ तो उप मुख्यमंत्री और तमाम लोगों ने जो है उनसे मुलाकात की है और हर महीने 20,000 रुपए देने की सहायता देने की भी बात कही गई। उन्होंने कहा कि एमबीबीएस की पढ़ाई ये जहां से करना चाहिए वहां से हरियाणा सरकार लगातार मदद करती हुई नजर आएगी और 2 साल तक 20,000 रुपए महीना वित्तीय सहायता भी दी जानी है। चंडीगढ़ में आपको बताएं कि महेंद्रगढ़ की बिटिया ने अंजलि यादव ने जो है पूरे देश के अंदर टॉप किया है और उसके बाद सीएम मनोहर लाल ने उनसे बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप क्या बनना चाहते हो, तो उसने कहा कि मैं एमबीबीएस की पढ़ाई करूंगी और इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने ये कहा, सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम आपकी पूरी सहायता करेंगे और 2 साल तक 20,000 रुपए महीना देने की भी बात कही गई है। उधर एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले हरियाणा के छोरे को सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी है और सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमें नीरज के ऊपर गर्व। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से देश और प्रदेश का मान बढ़ा दिया है और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। बढ़ाएंगे और हरियाणा जो है वो एक वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने आज देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है और ये पहला इतिहास बना है हमारे लिए। इससे पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल तो जीता था लेकिन सिल्वर मेडल पहली बार जीता है और इस अवसर पर बहुत ही खुशी का एक मुकाम है। मैं अपनी ओर से हरियाणा सरकार की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है। पानीपत में उनके गांव में इस समय लोग इकट्ठे हैं, माता पिता उनके इकट्ठे हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। उधर जेजेपी पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है और इसी क्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को लगातार गिनवाया है और वहीं डिप्टी सीएम ने नगर निगम में हुए 200 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर ये कहा कि फरीदाबाद में पूरे प्रदेश के अंदर जिसने भी इस करप्शन को किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा और करप्शन करने वाले अधिकारी जितने भी संलिप्त होंगे उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा और उनसे वसूली की जाएगी। जो भी लोग इन्वॉल्व रहे हैं मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में, उन सबको हमने पहले क्वेश्चनिंग के लिए बुलाने का काम किया है और आगे भी जैसे जैसे जो सिग्नेटरीज थे जिनने एलिवेटेड बिल्स बनाए, एलिवेटेड बिल्स को मंजूरियां दी और जिनके ऑफिशियल टाइम में ये हुआ, उनसे ही रिकवरी करी जाएगी। उधर खबर निकलकर तो शाम से आ रही है, जहां पर गांव धाड़ी माहू में गौशाला में सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और इस दौरान प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल कार्यक्रम में पहुंचे। कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार गौशालाओं को लेकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रभावी योजनाओं को लागू लगातार कर रही है और गौशालाओं में चारे की समस्या नहीं होने दी जाएगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म में गौ माताओं को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है और वहीं देसी गायों को पालने और बढ़ावा देने के लिए आपको इसके ओर ध्यान देना चाहिए। साथ ही पशुपालन और कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं और सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने ये कहा कि नहरी सिस्टम को दुरुस्त कर सिंचाई के पानी की व्यवस्था लगातार की जाएगी और जन संरक्षण के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना भी लागू की गई है। आपके बीच में रहते हैं इनसे हमने चर्चा की जिस तरह नीतियाँ बनाकर के काम कर रहे हैं। लोकतंत्र की जो खूबी होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीतियाँ बना के काम कर रही है, उसी का परिणाम है कि किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं,
उसी का परिणाम है कि यहाँ पानी ज़्यादा देने की कोशिश हो रही है, पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं, सबसे ज़्यादा नौकरी में तो शाम के बच्चे लगते हैं, बदलियाँ ऑनलाइन होती जा रही है। और हमारी कोशिश ये है कि ऐसे समर्थ बन जाएं हमारे किसान जो अच्छा जीवन यापन कर सकें, और उसके लिए जो जो काम करने पड़ेंगे वो मैं करूँगा। तो वहीं चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के तत्वावधान 69वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें हरियाणा की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी पहुंचे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने खिलाड़ियों से परिचय करते हुए उन्हें प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। और इस अवसर पर कैबिनेट के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने यह बताया है कि दादरी जिले में सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का होना बहुत ज्यादा गौरव की बात, जिसमें युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी जाएगी। और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने यह भी बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए और मेडल लाने के लिए खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन किया जा रहा है और वो अच्छा प्रदर्शन करें, इसके लिए लगातार उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। का जो राष्ट्रीय मैच हो रहे हैं, 69 ये मैच है, 69वीं जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, इसके अंदर जो आज सेमीफाइनल के अंदर चंडीगढ़ और महाराष्ट्र की टीम अभी खेल रही हैं और इससे पहले भी टीमें खेली होंगी। और जो जिस तरह से हमारी सरकार है माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में खिलाड़ियों का और खेल को जिस तरह से बढ़ावा दिया है, खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाना, खिलाड़ियों के डाइट को बढ़ाना, खिलाड़ियों के लिए कोचिंग वगैरह का प्रबंध करना, हमारे सरकार ने अभी जो व्यायामशालाएं हैं या नर्सरीज हैं, खेलों की भिन्न भिन्न प्रकार की नर्सरियां जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खोली हैं, ताकि हमारा जो प्रदेश एक खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। क्योंकि हमारा जो हरियाणा का खाना पीना, दूध दही का खाना, तो ये एक हमारा जो हमारे जो बच्चे हैं इनका जो फिजिक है वो अच्छा होता है। और यही नतीजा है कि जो हमारी सरकार की नीतियां हैं हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने की वजह से आप किसी भी मैच में देख लो, हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी काफ़ी मेडल जीते हैं। चरखी दादरी की ये पूरी खबर है, जहां पर मंत्री जी जो है वो कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन में शामिल हुए और उन्होंने युवाओं को लेकर और खिलाड़ियों को लेकर उनका उत्साह बढ़ाने के लिए बातें कही। मंत्री बनवारी लाल ने शिरकत हासिल की और खिलाड़ियों को प्रेरित किया। उधर फरीदाबाद के अंदर गौ तस्करों और गौरक्षकों के बीच जमकर फायरिंग का मामला निकलकर सामने आया है और आपको बता दें कि सोहाना रोड पर यह वारदात जो है वो घटित हुई है। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस लगातार मौके पर पहुंच गई और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और गौ तस्कर जो है उनकी तलाश लगातार जारी है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। अभी हमें अशोक बाबा व उसकी टीम जो गौरक्षा दल के सदस्य हैं उन्होंने एक शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने लिखकर दिया है कि रात को उनके वो सेव गाय की सेवा के लिए चारा वगैरह डालने, गुड़ खिलाने वगैरह यहाँ आए हुए थे संजय कॉलोनी एरिया में। प्रतापगढ़ जाने वाले रोड पर कुछ 5-6 गौ तस्कर वो गायों को गाड़ी में डाल रहे थे स्कॉर्पियो में। तो उनको देख करके वो गाय तस्कर अपनी गाड़ी को 2 गाय उन्होंने ले रखी थी, उसमें लेकर भाग लिए। गौ तस्कर जो गौरक्षा वाले हैं अशोक बाबा व उसकी टीम वो उस गाड़ी के पीछे लग गए और लगने पर जैसे वो उनको पकड़ने के लिए साथ लगाई गाड़ी तो सोना पाली रोड की तरफ वो गाड़ियां भगी जिसमें गाय भरी हुई थी। दरअसल क्या हुआ, हम रोजाना की तरह अधिकतर हर हफ्ते में 2-3 बारी हम गायों को देखने के लिए उन्हें कुछ हरा चारा खिलाने के लिए, एकादशी का दिन था आज,
81 के दिन था तो मैंने कि भाई रात से ही शुरू कर देते। हम 2 बजे के करीब गायों को रोड पर रोटी और हरा चारा खिलाते हुए घूम रहे थे, तो हमने देखा अचानक कुछ गोतस्कर, कुछ आदमी गायों को स्कॉर्पियो गाड़ी में डाल रहे थे इस पीर बाबा से थोड़ा सा आगे। तो हमने देखा कि हमने रोका उन्हें, ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे पहले भी गोतस्करी की घटनाएं होती रही हैं, तो उन्होंने गायों को जबरदस्ती डाल रहे थे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं कि लगातार पुलिस की जो चौकी है वो वहां की छत जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है और बारिश की वजह से ये चौकी जो है वो गिरी। बारिश की वजह से पुलिस की जो छत है, माफ कीजिएगा, वो गिरती हुई नजर आई है। देर रात करीब 2:30 बजे ये बड़ा हादसा हुआ है और हादसे के दौरान 2 पुलिस चौकी कर्मचारी जो है वो भी घायल हुए और मामले में अब आगे आला अधिकारी जो है वो तफ्तीश करते हुए नजर आते हैं। फांसी रेलवे पुलिस चौकी की जो छत है वो गिरी है और बारिश की वजह से बताया जा रहा है कि ये छत जो है वो गिरी है और रात करीब 2:30 बजे के आसपास ये जो छत है वो गिरी है, जिसमें 2 पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। और अब इसके बाद आला अधिकारी लगातार इस बात की तफ्तीश और जानकारी जुटाते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले से इसकी जानकारी विभाग को क्यों नहीं दी गई और चौकी की खस्ता हालत की सूचना जो है वो पहले से क्यों नहीं बताई गई। यानी कि विभागीय जांच के आदेश भी इसमें हो सकते हैं और हांसी रेलवे पुलिस चौकी का ये पूरा मामला बन रहा है, जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से जो चौकी की छत थी वो जो है वो गिरती हुई नजर आ रही। पुलिस चौकी थी, खस्ता हालात में ये बनी हुई थी और तस्वीरें ये देखिए साफ तौर पर आ रही हैं। यही वो चौकी है जहां पर उसकी छत जो है वो गिर गई और इसमें पुलिस वाले वो भी जख्मी हुए हैं और आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि इसकी पहले से जानकारी क्यों नहीं दी गई। यहां पर विभागीय जांच भी हो सकती है, अगर इतनी खस्ता हालात ये चौकी थी तो इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई और इसी को लेकर अब आला अधिकारी जो हैं वो एक्शन लेते हुए नजर आ सकते हैं। अनूप कुंडू हमारे संवाददाता इस खबर के ऊपर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ अपडेट जो है इस खबर पर आ चुकी है? देखिए, हिसार के हाथी का मामला है और हाथी में जो रेलवे पुलिस चौकी है उसकी छत गिरने से ये हादसा हुआ है और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त 2 पुलिस कर्मचारी वहां पर मौजूद भी थे। गनीमत ये रहा कि कोई किसी को ज्यादा चोटें वगैरह नहीं आई, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो चौकी प्रभारी है भूप सिंह, उसने 16 जुलाई को रेलवे निर्माण विभाग को पत्र लिख करके ये भी बताया था कि जो चौकी की जो बिल्डिंग है वो कितनी खस्ता हालात में है, इसके बारे में उन्होंने विभाग को सूचित भी कर दिया था। परंतु विभाग ने कोई भी इस पे संज्ञान नहीं लिया और देखते ही देखते ये छत गिर गई, जिससे कि एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये रात के वक्त सोए हुए जवानों पर भी गिर सकती थी। तो ऐसे में सिर्फ इसी का मामला नहीं है, प्रदेश में जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है, चाहे वो स्कूल की हो चाहे हॉस्पिटल्स की हो, तो बहुत सारी ऐसे बिल्डिंगे हैं जो जर्जर हालत में है। तो विभाग और प्रशासन सरकार को चाहिए कि इस प्रकार की जो बिल्डिंगे हैं उनको दुरुस्त करवाया जाए ताकि जिस प्रकार से बारिश का मौसम चला हो उसमें कोई बड़ी हानि न हो सके। जी बिल्कुल अनूप, क्या आला अधिकारी या जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं उनको इस बात की पहले से जानकारी थी कि इतनी खस्ता हालात में ये चौकी है और इसकी जो छत है वो गिर सकती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अधिकारियों के नोटिस में ये बात नहीं होगी, क्योंकि लगातार अगर कोई बिल्डिंग में आपके जो कर्मचारी है वो काम कर रहे हैं तो वहां पर बड़े अधिकारियों का भी आना जाना रहता है। और उसके बाद जिस प्रकार से चौकी इंचार्ज ने बताया कि पत्र लिखकर के 16 जुलाई को भी सूचित कर दिया जाता है, उससे पहले भी पत्र लिखे गए होंगे या फिर तमाम चीजें इस प्रकार से अनदेखी करने का एक इसको हम कह सकते हैं कि क्योंकि जो जर्जर बिल्डिंगे हैं जो खस्ता हालात में है उनकी जानकारी विभाग को रहती है। ऐसा तो है नहीं कि वो एक दिन में इस प्रकार की खस्ता हालत हो जाती है। तो इस प्रकार की जो बिल्डिंगे हैं उनसे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और इस प्रकार की जानकारी बड़े अधिकारियों को भी रहती है। बिल्कुल अनूप, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये बन रहा है, ये चौकी की छत गिरने के बाद क्या विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं और जो और चौकी या थाने हैं उसको लेकर निर्देश जो है कप्तान साहब के पारित हुए हैं कि तमाम चौकियों का और थानों का निरीक्षण किया जाए कि कौन कौन से थाने और चौकियां जर्जर हालात में हैं? देखिए, ये पहला ऐसा वाकया नहीं है कि किसी भी हादसे के बाद प्रशासन में जागा हो। हमेशा ऐसा ही होता है कि किसी भी इलाके में किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उसके बाद प्रशासन जागता है। उससे संबंधित जितने भी विभाग होते हैं, अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण लेना चाहें, अगर किसी प्राइवेट बस में
स्कूल की कोई बस है, उसमें अगर कोई हादसा हो जाता है तो पूरा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो जागृत हो जाता है। लेकिन उससे होता क्या है, एक बार एक युद्ध स्तर पर अभियान चलाने की कोशिश की जाती है लेकिन परिणाम उसके कुछ नहीं आते। ऐसा ही यहाँ पर है, जरूर आदेश दे दिए गए हैं कि सभी चौकियों का निरीक्षण कीजिए, लेकिन उस पे अमल कितना होगा, उस पे कार्रवाई कितनी होगी और कितनी चौकियों को मार्क किया जाएगा कि ये जर्जर है, कितने हॉस्पिटल को मार्क किया जाएगा ये जर्जर है, कितनी स्कूल की बिल्डिंगों को मार्क किया जाएगा कि ये खस्ता हालात में है, कितनी बिजली बोर्ड की ऐसी बिल्डिंगें हैं जो खस्ता हालात में है। तो सिर्फ एक विभाग में इस प्रकार के आदेश पारित करने से कुछ नहीं होगा। जरूरी है कि जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें हैं उन तमाम का निरीक्षण हो और जो बिल्डिंगें खस्ता हालात में है उनकी मरम्मत की जाए या उनको बदला जाए। बिल्कुल अनूप, अगर बात की जाए इस चौकी को लेकर या अनेक चौकियों को लेकर, अगर सरकारी संपत्ति का ही खास ध्यान नहीं रखा जाएगा तो आम जनमानस के लिए जो सड़क है, हाईवे है, क्या सवालिया निशान खड़ा होता हुआ नजर नहीं आएगा? जी बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है और ये सवालिया खड़ा होता हुआ नजर नहीं आएगा, खड़ा होता हुआ नजर आ चुका है। क्योंकि आज के दिन पानी निकासी को लेकर के बात कर लीजिए, सीवरेज प्रणाली को लेकर के बात कर लीजिए, लोगों के मकान गिर रहे हैं, दीवारें में जो है बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, गलियों से निकलने का रास्ता नहीं है, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी व्यवस्था पर अपने सवालिया निशान उठता है। लेकिन अगर इसको लेकर के विभाग या मंत्री किसी से बात की जाएगी तो दो टूक जवाब मिलेगा कि सब सही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल परे रहती है। बिल्कुल अनूप, बिल्कुल सही आपने कहा कि जमीनी हकीकत जो है वो बिल्कुल परे होती हुई नजर आती है। इसके ऊपर एक्शन क्या कुछ लिया जा रहा है? कप्तान साहब की तरफ से क्या किसी के ऊपर एक्शन लिया गया है, एसआई के ऊपर, एएसआई के ऊपर, या अभी भी विभागीय जांच जो है वो होती हुई नजर नहीं आ रही है? देखिए, इसमें एक्शन कैसे लिया जाए किसी को, क्योंकि ये तो एक तो यह इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले तो उस इंचार्ज को शाबाशी दी जानी चाहिए जिन्होंने पत्र लिख करके जानकारी दी कि हालात इतने खस्ता हो गए। लेकिन जिस अधिकारी को दी गई और उसकी अनदेखी की, उस कार्रवाई होनी चाहिए। और ये देखा जाना चाहिए कि आपके पास जब एक लिखित में पत्र आया है तो वहां पर आपके कर्मचारी ड्यूटी करते हैं और पुलिस के जवान तैनात है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, उनकी जान तक जा सकती है, तो ऐसे में लापरवाही कैसे की जा सकती है? और जो इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारी या कर्मचारी हैं, जो कितने भी सीनियर अधिकारी क्यों ना हो, उन पर कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल अनूप, क्या लग रहा है आपको कि अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी? क्योंकि इससे पहले भी हादसे की अगर बात नहीं की जाए, अनेक जगह से ऐसी जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आती रहती हैं, चाहे वो परिवहन विभाग हो, रेलवे विभाग हो, पुलिस विभाग हो, पीडब्ल्यू विभाग हो, वहां की भी खस्ता हालातें लगातार बनी हुई हैं। क्या सरकार को आगे आने या जो मंत्री हैं वो आगे आए और इसके ऊपर संज्ञान लें? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हर खबर को से उठाया है तो ये ऐसा तो है नहीं कि सरकार के नोटिस में नहीं जाती, क्योंकि हर खबर प्रत्येक खबर की मॉनिटरिंग होती है, सीएमओ कार्यालय तक इसको देखा जाता है। तो जरूरी है कि प्रत्येक जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, या जो भी रेलवे के चाहे सेंटर की बात की जाए, जहां तक भी खबर जा रही है तो चाहिए कि उनके जो पीआरओ है वो इस खबर को अपने अधिकारी, सीनियर अधिकारी मिनिस्टर पहुंचाएं और बताएं कि किस प्रकार से जमीनी हकीकत क्या है, किस प्रकार से कोई बड़े हादसे हो सकते हैं, किस प्रकार जवान कर्मचारी है उनकी जान पर आफत बन सकती है, किस प्रकार से इस बिल्डिंग का ये भी जरूर मापदंड देना चाहिए कि जो बिल्डिंग बनाई गई थी वो कितने समय के लिए वैलिड की गई थी और वो वैलिड है। अगर वो समय के उस वैलिड समय के दौरान, मान लीजिए किसी बिल्डिंग को 15 साल के लिए वैलिड किया गया है और उससे पहले वो गिरती है, तो फिर तो उस ठेकेदार से या जिस विभाग ने वो बनाई है उस पर कार्रवाई हो। और अगर उसका वैलिड टाइम खत्म हो चुका है तो फिर उसे यूज क्यों किया जा रहा है, आज भी उसमें कार्यालय क्यों चल रहे हैं? तो इस प्रकार के जो विषय है उनको उठाया जाना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अनूप बात की जाए, जो आपने कहा कि जो बिल्डिंग कितने वर्ष के लिए वैलिड है, क्या आपको लगता है कि जो अधिकारी हैं या जो निचले कर्मचारी हैं उनके पास कोई ऐसी लिस्ट होगी और वो लिस्ट के आधार पर आगे कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे कि किन किन चौकियों की जो हालात है वो खस्ता है, किन किन थानों की जो स्थिति है वो इस वक्त जो है जर्जर बनी हुई है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि इस प्रकार की अगर कार्रवाई अमल में लाई जाती तो इस प्रकार का हादसा नहीं होता। क्योंकि ये पहला दिन नहीं है कि ये आज बारिश हुई और आज ही छत गिर गई। ये छत बहुत लंबे समय से जर्जर हालात में मिली होगी और हर रोज कर्मचारी यहाँ पर अपनी ड्यूटी भी करते होंगे, बहुत बार उनकी चर्चाएं भी हुई होगी कि छत गिरने को है। और तमाम ऐसी प्रदेश की बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जिनका विभाग को पता होता है कि ये वैलिड है या इसका समय समाप्त हो चुका है, उसके बावजूद भी उसमें
जो है कार्यालय चलाए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें अब जो प्रशासनिक अधिकारी है, आला अधिकारी है, उनके नोटिस में होती है, सरकार के नोटिस में होती है, और अगर नहीं होती तो फिर अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान यही खड़ा हो जाएगा कि आपके प्रदेश में चल क्या रहा है। आपके प्रदेश में जवान सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, तो फिर आप किस प्रकार आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं और जवाबदेही क्यों नहीं है उन अधिकारियों की। हाँ, बिल्कुल अनूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और विस्तार पूर्वक समझाने के लिए। रात करीब 2:30 बजे के करीब का ये हादसा है और बड़ी स्थिति जो है वो घट सकती थी, लेकिन फिलहाल कोई मामला नहीं बना। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं। कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का शातिर बदमाश और शार्प शूटर गोल्डी बराड के इशारों पर काम करने वाला आरोपी एसटीएफ सोनीपत के पुलिस के हत्थे चढ़ा है और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए विदेश में बैठे गोल्डी बराड के इशारे पर बहादुरगढ़ के सिविल अस्पताल में नीरज बवाना गैंग नवीन उर्फ बाली पर जानलेवा हमला करने वाला था। इसके ऊपर 5,000 रुपए का इनाम भी है और पुलिस और एसटीएफ टीम के पास से 2 अवैध हथियार और AK-47 के साथ जिंदा कारतूस के साथ इसको बरामद किया गया है। ये बदमाश है परवीन उर्फ पीके, गांव कुराची जिला जर्जर का रहने वाला है और इसको जो अकेडमी स्कूल की तरफ से आगे सीधा रास्ता जाता है राजीव नगर की तरफ, राजीव कॉलोनी की तरफ, वहां से खड़ा कर लो गाड़ी, बस बैठा लो गाड़ी में, दे दो सर। उधर अंबाला के अंदर अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और अंबाला में ठगों ने एक रिटायर्ड फौजी को ही अपना शिकार बना लिया। इंश्योरेंस कंपनी की रकम रिफंड करने का झांसा देकर 85 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है और ठगी की सूचना अंबाला थाने में दी गई। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये एक सर्विसमैन है जो पटवी गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने दरखास्त दी थी कि उससे इंश्योरेंस की जो उसकी पॉलिसी थी उसकी अमाउंट रिलीज करवाने के लिए उसके पास फोन आया था किसी अनजान व्यक्ति का, वो अग्रवाल नाम से था। तो उसने अलग अलग डेट्स में इनसे पैसे लिए हैं, जो इनका यूनियन बैंक है और यूनियन बैंक से ही वो उनके दूसरों के खाते में पैसे गए हैं। वो 85,55,700 रुपए की अमाउंट है। उसके बारे में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। उधर भारतीय किसान यूनियन की इंद्री अनाज मंडी में महापंचायत हुई है और महापंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान पहुंचे। महापंचायत में सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया गया है और पंचायत में ये घोषणा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आड़ में सरकार शामलात दे पर बसे हुए और जमे हुए घरों को ना उजाड़े और उसका दुस्साहस न कर। यदि सरकार इस तरह का कदम उठाती है तो किसान इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और उन्होंने महापंचायत को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि 5 अगस्त को जिला मुख्यालय में प्रदेश के उपायुक्त को ज्ञापन दिए और आगे की मांग की गई है। अनाज मंडी में जो किसान पंचायत का जो आयोजन किया गया भारतीय किसान यूनियन की ओर से, उसमें जो एक नया एक जुमला माल का पट्टी वाइज थोड़ा पट्टी की शामलात दे, आबादी दे, जो ये जमीन का जो मसला आया है, जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया कि जमीन को पंचायतों के हवाले कर दिया जाए, इसको लेकर के भारतीय किसान यूनियन की तरफ से किसानों को लामबंद किया जा रहा है। क्षेत्र वाइज पूरे प्रदेश में जाकर के पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए आने वाली 5 अगस्त को सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किए जाएंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें। हर खबर